फिल्म की शुरुआत में अंतरिक्ष की गहराई में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है। ये वक्त होता है सन 2154 का। इस समय तक धरती पर इंसानों ने सभी तरह के प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया है और ये संसाधन अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और अब नए ऊर्जा के भंडार की खोज में इंसान एक दूसरे ग्रह पर जा रहे होते हैं। इस ग्रह का नाम होता है पिंडोरा। स्पेसशिप में एक आदमी को दिखाया जाता है जो काफ़ी सालों से सो रहा था और अब जागा है। इसका नाम होता है जैक सली। इसका चैम्बर अपने आप ही खुल जाता है और तभी उसके पास एक साइंटिस्ट आता है और उसे कहता है कि तुम पिछले 6 सालों से जब से हम धरती से चले हैं तब से इसी स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे हो और अब इतने लंबे समय तक सोने के बाद तुम्हें थोड़ी कमजोरी महसूस होगी। तुम्हें खूब सारा पानी पीना चाहिए और थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। जैक बताता है कि वो कभी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था बल्कि उसका भाई था जो कि एक साइंटिस्ट था और इस सफ़र पर उसे ही आना था। पर इस सफ़र पर आने से पहले उसके साथ एक हादसा हो जाता है। दरअसल एक चोर ने उसे पैसों के लिए गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। पर जिस कंपनी में जैक का भाई काम करता था उसने उसके भाई पर बहुत सारा पैसा लगाया था और जैक और उसके भाई का डीएनए सेम था, इसीलिए उसकी जगह जैक को इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। जैक पहले एक सैनिक था जिसने एक जंग में अपने दोनों पैर गंवा दिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि कई महीनों की यात्रा के बाद वो लोग पिंडोरा ग्रह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े रोबोट और सैनिक होते हैं जिनके चेहरे पर एक खास तरह का मास्क और हाथ में हथियार होता है। दरअसल इस ग्रह का वातावरण इंसान के अनुकूल नहीं है, यानी कि इंसान इस वातावरण में सांस नहीं ले सकते। इसके बाद कर्नल माइल्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज है। वो बताते हैं कि ये जगह नर्क से भी बदतर है। इस ग्रह पर हर जीव जो सांस लेती है, जो जिंदा है, वो तुम्हें मारना चाहती है और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना होगा और अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। अब जैक एक रिसर्च लैब में जाता है जहाँ बहुत बड़े बड़े क्लोन्स होते हैं। दरअसल इन्होंने ये क्लोन इंसानों और इस ग्रह पर यानी कि पिंडोरा ग्रह पर रहने वाले लोगों के डीएनए से बनाया है। यहाँ रहने वाले लोगों को नावी कहा जाता है। ये क्लोन दिखने में बिल्कुल यहाँ के लोगों की तरह ही है पर इन्हें पूरी तरह से इंसानी दिमाग कंट्रोल करता है। जैक को उसके भाई का क्लोन दिखाया जाता है जो अब जैक का क्लोन है और इसी क्लोन को अवतार कहा जाता है। यहाँ पर जैक की मुलाकात डॉक्टर ग्रीस से भी होती है जो कि इस पूरे क्लोन प्रोजेक्ट की हेड है। दरअसल उसे जैक नहीं बल्कि उसके भाई की ज़रूरत थी जो कि एक साइंटिस्ट था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। इस बात को लेकर डॉक्टर ग्रीस पार्कर के पास जाती है। पार्कर इस पूरे प्रोजेक्ट का हेड है। वो पार्कर को कहती है कि मुझे किसी फौजी की ज़रूरत नहीं है बल्कि एक साइंटिस्ट की ज़रूरत है जो कि मेरी बातों को समझ सके। पार्कर उससे कहता है कि हम लकी थे कि उसके भाई से जैक का डीएनए मैच करता है और अब मैं जैक को तुम्हारे साथ सिक्योरिटी ऑफिसर बनाकर भेजूंगा। अगर हम इस ग्रह पर रहने वाले लोगों की तरह दिखेंगे तो उनसे जल्द ही दोस्ती कर पाएंगे। पार्कर उसे एक पत्थर दिखाता है जिसे अनऑप्टिनियम कहते हैं जो यहाँ के ज़मीन के अंदर भरपूर मात्रा में है। पार्कर कहता है कि हम इस ग्रह पर इसी पत्थर की वजह से हैं जो हमारी दुनिया में 1 किलो 1 करोड़ का बिकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्चा, तुम्हारे रिसर्च का खर्चा, सब कुछ इसी पत्थर से आता है। इसके बाद जैक को दिखाया जाता है जो कि एक चैम्बर के अंदर जाता है। दरअसल ये एक मशीन है जिसमें जाने के बाद इंसान गहरी नींद में चला जाता है और उसका क्लोन जो उसके डीएनए से बना है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि उसका इंसानी शरीर तो सो जाता है पर उसका क्लोन जिंदा हो जाता है जिसे अवतार कहते हैं। जैक इस क्लोन में सब कुछ महसूस कर सकता है और इन सब से वो बहुत खुश होता है क्योंकि इस अवतार में यानी कि क्लोन में उसके दोनों पैर बिल्कुल ठीक है। वो डॉक्टर के मना करने के बाद भी खड़ा हो जाता है और इस जगह से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो पूरी तेज़ी से दौड़ता है। ये सब उसके लिए एक सपने की तरह है क्योंकि एक इंसान जिसके दोनों पैर ख़राब हो गए हो, उसकी ज़िंदगी में इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती कि उसके दोनों पैर एकदम ठीक हो गए और वो उस पैरों पर भाग रहा है। यहाँ पर डॉक्टर ग्रीस का भी क्लोन आ जाता है और वो जैक से पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। वो कहता है मैं बता नहीं सकता। वो बहुत खुश होता है। अब रात हो जाती है और इन सब अवतार को यानी कि जिनके भी क्लोन होते हैं उन सबको सुला दिया जाता है और जैसे ही ये सोते हैं
वैसे ही इनका इंसानी जिस्म जाग जाता है। यानी कि जब अवतार सोता है तो इंसानी जिस्म उठता है, और जब इंसानी जिस्म सोता है तो अवतार उठता है। अब अगले दिन कर्नल माइल्स जैक को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया है, तुमने काफ़ी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी है। मुझे तुम्हारे जैसे सिपाही की ही ज़रूरत है। मुझे इस साइंस के प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। जहाँ पर ये नाभी लोग रहते हैं वहाँ पर उनका गांव है, और वहाँ उस गांव के नीचे बहुत सारा अनऑप्टीनियम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके बीच जाओ, उनमें शामिल हो जाओ, उनसे दोस्ती करो, और जब सही वक्त आए तो तुम उनसे गांव खाली करने के लिए कहना, ताकि हम वहाँ से सारा का सारा अनऑप्टीनियम निकाल ले। अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हारे दोनों टांगे हमेशा के लिए ठीक करवा दूंगा। जैक कहता है कि मैं आपके लिए ये काम ज़रूर करूंगा। अब अगले दिन जैक, ग्रीस, नॉन और उसके कुछ साथी कैंप से बाहर जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर इस ग्रह के लोग और ख़तरनाक जानवर रहते हैं। ग्रीस पेड़ पौधों के सैंपल ले रही होती है। तभी जैक उनसे अलग इस जंगल को देखने लगता है। उसके सामने बहुत खूबसूरत पौधा होता है। वो उसे छूना चाहता है, और जैसे ही उसे छूता है वो बंद हो जाता है। इसके बाद वो यहाँ पर एक के बाद एक सभी पौधों को टच करने की कोशिश करता है, पर सभी पौधे अपने आप ही बंद हो जाते हैं, और उन सभी पौधों के पीछे एक खतरनाक जानवर होता है। अब ग्रीस भी वहाँ आ जाती है। ग्रीस उसे कहती है कि तुम हिलना मत, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जैक को लगता है कि वो उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ रहा है। जैक भी पूरी बहादुरी के साथ उसकी तरफ भागता है, ताकि वो डर जाए और वहाँ से भाग जाए। और होता भी ऐसा ही है। जब वो उसकी तरफ भागता है तो वो रुक जाता है। जैक को लगता है कि वो जानवर उससे डर गया है, लेकिन वो जैक से नहीं बल्कि एक और भी खतरनाक जानवर से डरता है, जो कि जैक के ही पीछे आ जाता है। ग्रीस उसे कहती है कि जितनी तेज हो सके उतनी तेज भागो जैक, और जैक भागना शुरू करता है। वो जानवर भी लगातार उसका पीछा करता है, पर तभी उसके सामने झरना आ जाता है, जिससे वो कूद जाता है। इस तरह वो अपनी जान तो बचा लेता है, पर अपने साथियों से अलग हो जाता है। अब वो अकेले इस खतरनाक जंगल में भटक जाता है। उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। तभी हमें पेड़ के ऊपर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की होती है। इसका नाम नेटिरी है। ये इसी ग्रह की है। ये जैक को देखती है और उसे अपने तीर से मारने ही वाली होती है कि तभी उसके तीर के ऊपर एक फूल आकर बैठ जाता है, जिस वजह से वो उसे नहीं मारती, क्योंकि ये फूल एक पवित्र पेड़ का है। अब जैक को भटकते भटकते रात हो जाती है। चारों तरफ खतरनाक जानवरों की आवाज़ आ रही होती है। वो बड़ी मुश्किल से आग जलाता है। तभी उस पर इस ग्रह के जंगली कुत्ते, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं, एक साथ हमला कर देते हैं। जैक उनका सामना करने की कोशिश भी करता है, पर वो इतने ज़्यादा होते हैं कि जैक उन्हें नहीं मार पाता। और इससे पहले कि वो जंगली कुत्ते जैक को मार देते, वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसका नाम नेटिरी था, जो जैक को तीर मारने वाली थी। वो इन सभी जंगली कुत्तों को मारकर भगा देती है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैक भी उसका पीछा करने लगता है। जैक उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी चीज़ें सीखनी है। नेटिरी कहती है कि तुम आसमानी लोग हो और तुम ये सब नहीं सीख सकते क्योंकि तुम प्रकृति को नहीं देखते। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। और तभी जैक के शरीर पर उसी तरह के बहुत सारे फूल बैठ जाते हैं, जो नेटिरी के तीर पर आकर बैठे थे। ये देखकर नेटिरी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। जैक उससे पूछता है कि ये सब क्या है। वो बताती है, ये पवित्र आत्माओं के पेड़ के बीज हैं। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। और इसके बाद वो जैक को अपने साथ ले जाने लगती है। पर तभी यहाँ पर उसी कबीले के कुछ लोग आ जाते हैं और जैक को बंदी बनाकर अपने कबीले में ले जाते हैं। नेटिरी के पिता इस कबीले के सरदार होते हैं और उसकी माँ एक स्पिरिचुअल गुरु होती है। वो जैक का खून टेस्ट करती है और वो समझ जाती है कि ये एक पवित्र आत्मा है। जैक कहता है, मैं तुम्हारे तौर तरीके सीखना चाहता हूँ। तुम किस तरह से शिकार करते हो, मैं ये भी सीखना चाहता हूँ। और जैक को सिखाने के लिए वो मान जाते हैं। रात को जैक यहाँ पर सो जाता है और अगले ही पल वहाँ अपने कैंप में, जहाँ पर उसका इंसानी शरीर होता है, वो उठ जाता है। कैंप में जैक को जिंदा देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक सभी को ये लग रहा था कि जैक का अवतार वाला शरीर अब मर चुका है। जैक बताता है कि मैं उनके कबीले में शामिल हो चुका हूँ और वो मुझे सिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं।
पीटर जैक से कहता है जहाँ पर उनका गांव बसा है वो पूरा एरिया 200 किलोमीटर तक फैला है और वहाँ पर अनऑप्टीनियम का विशाल भंडार है। तुम्हें वहाँ से उन्हें हटने के लिए कहना होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का खून खराबा हो। जैक कहता है कि अगर उन्होंने अपना गांव खाली नहीं किया तो? कर्नल कहता है कि तुम्हारे पास 3 महीने का वक्त है और उसके बाद हम अपना तरीका अपनाएंगे। अब जैक रोज़ उनके गांव में जाना शुरू कर देता है, जहां नेटेरी भी उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। वो उसे जंगल के नियम समझाती है, इस जंगल में कैसे रहना है, पेड़ों पर कैसे भागना है और हथियारों को कैसे चलाना है, वो ये सब उसे बताती है। वो उसे उनके जीने के तौर तरीके और रीति रिवाज भी समझाती है और बहुत जल्द वो उनके सभी कलाओं को, जीवन शैली को और रीति रिवाज को समझ जाता है। और एक दिन नेटेरी जैक से कहती है कि तुम अब नावी बनने के लिए तैयार हो। दरअसल इस कबीले का रिवाज है जहाँ पर हर एक इंसान की ट्रेनिंग करवाई जाती है और जब वो सीख जाता है तो उसे नावी बना दिया जाता है, यानी कि एक योद्धा। नेटेरी कहती है कि तुम्हें अपना एक इकरान चुनना होगा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पक्षी हैं जिनके ऊपर बैठकर यहाँ के लोग सवारी करते हैं, लेकिन एक नावी अपने पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही पक्षी को चुन सकता है और ये पक्षी जहाँ रहते हैं वहाँ जाने के लिए ये एक बहुत लंबा सफ़र तय करते हैं। और अब जैक और बाकी लोगों के साथ जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है उनके साथ इकरान चुनने के लिए जाते हैं। ये एक बहुत लंबा सफ़र होता है जहाँ पर आसमान में उड़ने वाले पहाड़ होते हैं। सब के सब उस रास्ते से इस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे इकरान होते हैं। नेटेरी भी अपने इकरान के ऊपर बैठकर यहाँ पहुँच जाती है। सबसे पहले जैक को भेजा जाता है। जैक नेटेरी से पूछता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इकरान कौन सा है। नेटेरी कहती है कि वो तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। एक इकरान उस पर हमला करता है। जैक बड़ी मुश्किल से उसे अपने काबू में कर लेता है और इसके बाद वो उस पर बैठकर हवा में उड़ जाता है। हालांकि उसे अपने आप को बैलेंस करने में काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन जल्द ही वो समझ जाता है कि इकरान को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और इसके बाद जैक और नेटेरी अपने अपने इकरान पर बैठकर बादलों में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। नेटेरी जैक को उड़ने के तौर तरीके समझाती है। एक दिन जब दोनों के दोनों अपने अपने इकरान पर उड़ रहे होते हैं तभी आसमान में उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इकरान, जो कि छोटे छोटे इकरानों को खा जाता है, उन पर हमला करता है। वो किसी तरह से उससे बचते हुए जंगल में छुप जाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। रात को नेटेरी बताती है कि इसे त्रुक कहा जाता है। आज तक नावी कुल के इतिहास में सिर्फ 5 बार ही नावी लोगों ने इसके ऊपर सवारी की है। ये हमारी दुनिया में सबसे शक्तिशाली है और मेरे दादा और उनके दादाजी ने इसके ऊपर सवारी की थी। ये वो वक्त था जब हमारी दुनिया बहुत ही मुश्किलों से गुजर रही थी, पर मेरे दादा ने जब तुर्क की सवारी की तो सभी कबीलों के लोग एक हो गए। ये वो वक्त था जब हमारी दुनिया बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी। जैक को इनका रहन सहन बहुत पसंद आता है। जैक ने अपनी परीक्षा भी पूरी कर ली है और इसलिए वो पूरी रीति रिवाज से अपने आप को इनमें शामिल कर लेता है। नेटेरी जैक को एक पवित्र जगह पर ले जाती है। वो कहती है कि हम यहाँ प्रार्थना करते हैं। इसे आवाज़ों का पेड़ कहा जाता है। इसमें हमारे पूर्वजों की आवाज़ें हैं। और जब जैक अपने बालों को उस पेड़ की लताओं से जोड़ता है तो उसे सच में वहाँ आवाज़ें सुनाई देती है। नेटेरी उसे बताती है कि अब तुम हम में से एक हो। अब तुम इस पेड़ की लकड़ी से एक धनुष बना सकते हो और कबीले की किसी भी लड़की को अपने लिए चुन सकते हो। जैक कहता है कि मैं पहले ही चुन चुका हूँ और अब उसे भी चुनना होगा। नेटेरी समझ आती है कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है और इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब नेटेरी जागती है तो वो देखती है कि एक बहुत बड़ी मशीन वहाँ चारों तरफ पेड़ों को तोड़ रही होती है। वो जैक को उठाने की कोशिश करती है पर जैक का क्लोन एक्टिवेट नहीं होता क्योंकि वो इंसानी दुनिया में जागा होता है। जैक जल्दी से मशीन के अंदर जाता है जिससे उसका क्लोन एक्टिवेट हो जाता है। वो देखता है कि मशीन कुल देवता के वृक्ष को तोड़ रहे हैं। वो मशीन के ऊपर चढ़ जाता है और उसके कैमरे को तोड़ देता है, पर तभी वहाँ पर सिपाही जैक पर हमला कर देते हैं और जिस वजह से जैक वहाँ से निकल जाता है। दरअसल 3 महीने पूरे हो चुके हैं और अब पीटर और कर्नल इस जगह पर हमला करने वाले हैं। जैक और नेटेरी कबीले में जाते हैं जहाँ पर ग्रीस भी होती है।
जैक और ग्रीस इन्हें बताना चाहते हैं कि इन पर हमला होने वाला है। और दूसरी तरफ कर्नल कैमरे की फ़ोटो देखता है। वो देखता है कि कैमरे को जैक ने तोड़ा था। इस बात से कर्नल को बहुत गुस्सा आता है और वो उस जगह जाता है जहाँ पर स्लीपिंग चैम्बर होता है। दरअसल ये स्लीपिंग चैम्बर इनके बेस कैंप से बहुत दूर जंगल में होता है। कर्नल पहले ग्रीस का और उसके बाद जैक का स्लीपिंग चैम्बर बंद कर देता है, जिससे वो उस दुनिया में पूरी तरह से डेड हो जाते हैं और उनका इंसानी शरीर होश में आ जाता है। जैक और ग्रीस पीटर को समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके घर और उनके जंगल को तबाह मत करो, यहाँ पर हर एक पेड़ एक दूसरे से कनेक्ट है। साथ ही जिस गांव पर तुम हमला करने वाले हो वहाँ पर हजारों की संख्या में उनके परिवार रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। पीटर उन दोनों को कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुम्हें मैं 1 घंटा देता हूँ, तुम 1 घंटे में पूरी जगह खाली कर दो। जैक और ग्रीस अपने स्लीपिंग चैम्बर में चले जाते हैं और इसके बाद वो अपने अवतार वाले रूप में आ जाते हैं। यहाँ पर जैक कबीले वालों को बताता है कि यहाँ पर बहुत जल्द इंसानी आर्मी आने वाली है। वो तुम्हारे गांव को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, तुम चाह कर भी उनका सामना नहीं कर सकते और इंसानों ने मुझे इसीलिए यहाँ पर भेजा था। ये सुनकर नेटिरी काफी शॉक हो जाती है। नेटिरी जैक से पूछती है कि क्या तुम्हें ये सब पहले से ही पता था? जैक कहता है कि हाँ, मुझे पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस जगह से प्यार करता हूँ, मैं तुम में से एक हूँ। नेटिरी को बहुत गुस्सा आता है। नेटिरी कहती है कि तुम कभी भी हम जैसे नहीं हो सकते। और अब वो लोग जैक और ग्रीस को बंदी बना लेते हैं और कबीले का जो सरदार होता है वो ऐलान करता है कि हम इंसानों से मुकाबला करेंगे। वहीं दूसरी ओर कर्नल अपनी पूरी फोर्स लेकर उनके गांव तक पहुंच जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। ये इतना विशाल होता है कि पूरे प्लेनेट पर ऐसा पेड़ और कहीं नहीं होता। कर्नल देखता है कि जैक और ग्रीस को बंदी बना लिया गया है। वो समझ जाता है कि इन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, इसीलिए वो अपने आदमी को इन पर हमला करने का ऑर्डर देता है और एक के बाद एक वो कई मिसाइलें छोड़ता है, जिस वजह से बहुत सारे नावी लोग मारे जाते हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर होता है और तभी नेटिरी की माँ, जो कि एक धर्मगुरु थी, वो चाकू लेकर जैक के पास आती है और उसे कहती है कि अगर तुम हम में से एक हो तो हमारी मदद करो। वो उनकी रस्सियां काट देती है और अब जैक भी उनकी मदद करने की कोशिश करता है, पर तभी उनका विशाल पेड़ गिरना शुरू हो जाता है, जिस वजह से इन सबको यहाँ से भागना पड़ता है। नेटिरी के पिता, जो कबीले के सरदार हैं, उनकी मौत हो जाती है। जैक और ग्रीस की मशीन को बंद कर दिया जाता है और अब वो इंसानी रूप में उठ जाते हैं। इन दोनों को और इनके साथी नोम को बंदी बना लिया जाता है। यहीं एक लेडीज पायलट होती है, जिसे ऐसा लगता है कि यहाँ के प्लेनेट वालों के साथ बहुत गलत हो रहा है और इसीलिए वो बड़ी चालाकी से वो इन तीनों को यहाँ से अपने फाइटर प्लेन में छुड़ा कर ले जाती है। ये उस जगह जाते हैं जहाँ पर जंगल में इनका स्लीपिंग चैम्बर होता है। ये स्लीपिंग चैम्बर को वहाँ से उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं ताकि कोई भी मशीन को बंद ना कर सके। और एक बार फिर से जैक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर जाता है और वो दूसरी तरफ अपने अवतार वाले रूप में उड़ जाता है। वो देखता है कि उसके चारों तरफ राख ही राख है, यहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है। वो अपने इकरान को बुलाता है और आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। उसके नीचे तुर भी उड़ रहा होता है। तुर इस प्लेनेट का सबसे बड़ा और खतरनाक पक्षी है। जैक तुर के ऊपर आ जाता है और उस पर छलांग लगा देता है। वहीं दूसरी ओर नावी लोगों को दिखाया जाता है, जो सब के सब अपने साथियों के साथ प्रार्थना कर रहे थे और तभी वहां पर तुर आ जाता है। वो सब के सब बहुत डर जाते हैं। ये पशु पक्षी, यहाँ तक कि वहाँ के लोगों को भी मारकर खा जाता है। पर जब वो लोग ध्यान से देखते हैं तो वो देखते हैं कि तुर के ऊपर जैक सवारी कर रहा है। ये देखकर सब के सब डर जाते हैं, क्योंकि आज से पहले सिर्फ 5 लोगों ने ही तुर की सवारी की थी। नेटिरी को एक बार फिर से जैक पर भरोसा हो जाता है और अब जैक को तुर मुक्ता पुकारा जाता है। जैक यहाँ पर ऐलान करता है, इंसान हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम इस जगह को खाली कर दें, पर हम किसी भी कीमत पर इस जगह को खाली नहीं करेंगे। ये हमारी जमीन है। बाकी के कबीले वालों को भी ऐलान कर दो कि तुर मुक्ता ने उन्हें बुलाया है और ये संदेश पूरे प्लेनेट पर सभी कबीलों में फैला दो। कुछ ही दिनों में
पूरे प्लेनेट के नावी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। रात को जैक और सभी नावी लोग आत्माओं के वृक्ष के नीचे आते हैं और उनके वृक्ष से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी मदद करें, क्योंकि ये वृक्ष वहाँ के हर एक जीव जंतु से जुड़ा हुआ है। वो लोग इंसानों से मुकाबला करने में कमजोर हैं। वो जानते हैं कि वो लोग उन्हें हरा नहीं पाएंगे, इसीलिए वो चाहते हैं कि प्लेनेट के सभी जीव जंतु एकजुट होकर इंसानों का मुकाबला करें। अगले दिन इंसान अपनी पूरी सेना के साथ वहां पर जंगल साफ करने आते हैं, लेकिन जैक और उसके सभी साथी युद्ध के लिए तैयार होते हैं। वो लोग हवा में अपने पक्षियों से इन पर हमला करते हैं और कुछ लोग जमीन से भी हमला करते हैं। जैक के पास इनका सबसे बड़ा पक्षी है, इसीलिए वो इंसानों के बहुत सारे हेलीकॉप्टरों को अपने तुर के पंजों से पकड़कर उन्हीं के ऊपर फेंकता है। सभी नावी बहुत ही बहादुरी के साथ उनका सामना करते हैं, लेकिन इंसानों के पास आधुनिक हथियार और गोलियां हैं, जबकि इस प्लेनेट के लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं। इसीलिए धीरे धीरे प्लेनेट के लोग अब हारना शुरू हो जाते हैं। और एक पल ऐसा आता है जब नेटिरी फंस जाती है। सोल्जर उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो अपने आप को एक पेड़ के पीछे छुपा लेती है और वो इंसानों के सामने आने ही वाली होती है कि तभी सभी इंसानों को मैसेज दिया जाता है कि बहुत तेजी से कोई बहुत बड़ी चीज उनकी तरफ बढ़ रही है। किसी को समझ नहीं आता कि वो बहुत बड़ी चीज क्या है, और अगले ही पल इस प्लेनेट के खतरनाक जानवर, जिस पर गोलियां, बारूद और कोई भी मिसाइल कोई असर नहीं करती, वो इंसानों पर हमला कर देते हैं और एक एक करके इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आसमान में बहुत सारे इकरान हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं। यानी जैक ने जो ईवा देवी से प्रार्थना की थी वो ईवा ने सुन ली। पर कर्नल अभी भी हार नहीं मानता। वो बहुत बड़े रोबोट के अंदर बैठ जाता है और जैक पर हमला करता है। कर्नल जैक से कहता है कि तुम अपने आप को भूल गए। तभी कर्नल को वहां स्लीपिंग चैम्बर दिखाई देता है, जिसमें जैक का इंसानी शरीर होता है। वो चैम्बर को तोड़ना शुरू कर देता है। जैक दोबारा से उसके ऊपर हमला करता है, पर कर्नल चैम्बर को तोड़ देता है और जैक कमजोर पड़ जाता है। कर्नल चाकू से जैक का गला काटने ही वाला होता है कि तभी नेटिरी वहां पर पहुंच जाती है और अपने तीर से कर्नल के सीने के आर पार कर देती है और कर्नल मर जाता है। वहीं अब जैक का इंसानी रूप जाग जाता है, इसीलिए क्लोन पूरी तरह से डेड हो जाता है। जैक को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो इस वातावरण में सांस नहीं ले सकता। जैक वहां रखे मास्क को निकालने की कोशिश करता है, पर अपना पैर खराब होने की वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। नेटिरी समझ जाती है कि जैक का इंसानी शरीर चैम्बर में है। वो वहां जाती है और देखती है कि जैक का इंसानी शरीर वहां तड़प रहा है। वो समझ जाती है कि इस वातावरण में जैक सांस नहीं ले पा रहा। वो जैक के चेहरे पर उसका ऑक्सीजन मास्क लगा देती है, जिससे जैक को एक बार फिर से ऑक्सीजन मिल जाती है। अब जैक पूरी तरह से ठीक हो जाता है, पर अब जैक इस प्लेनेट से वापस नहीं जाना चाहता। वो इंसानों को वापस उनकी धरती पर भेज देता है और कुछ लोग जो अच्छे दिल के होते हैं उनको यहाँ रहने दिया जाता है। जैक भी इसी प्लेनेट पर रुक जाता है। इसके बाद जैक के इंसानी शरीर को और क्लोन को आत्माओं के भीड़ के पास लाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग आत्माओं के भीड़ से प्रार्थना करते हैं और जैक के इंसानी शरीर की आत्मा हमेशा के लिए क्लोन वाले शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। यानी कि अब वो हमेशा के लिए एक नावी बन चुका है।